हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास में जुड़ने के लिए। और हम आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य की जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ते हैं। और जैसा कि आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको किसी भी समय टाइम निकाल कर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। दोस्तों, आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको एज टेस्ट तो ये लिखना होगा नोट्स के फॉर्म में। इसमें आपको कुछ काटना नहीं है, ना ही कुछ बढ़ाना है। ये आपको ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा इसको, ये आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। आइए हम इसको समझा देते हैं आपको। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पे कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो नगेंद्र की परिभाषा क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के संदर्भ में? शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इसमें दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, और दूसरे ये कि इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थी घटनाओं का समावेश हो जाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा दी है? ये है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन साफ दिख रही है? ठीक है। तो ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, साथ ही इसमें दे रखा है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से साहित्य के इसी स्वरूप का अध्ययन और अनुशीलन भी साहित्य का इतिहास है। तो आप सब लोग इसको नोट्स बना लेंगे। और ये हेडिंग जो यहाँ नोट्स में दिख रही है आपको एकदम इसके साथ ही जुड़ी हुई है। आप इसको यहाँ पर स्पेस करेंगे एक लाइन का, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखेंगे ताकि आपको जो ये नज़र आएगा अलग नज़र आएगा। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बाबू गुलाब राय के संदर्भ में। बाबू गुलाब राय के शब्दों में अच्छा साहित्य वही है जिसमें साहित्य के इतिहास के देश के इतिहास का एक अंग रूप समझकर साहित्य की प्रवृत्तियां तथा अन्य प्रवृत्तियों के साथ न केवल संगति बैठाई जाए, बल्कि आंतरिक सौहार्द, शक्ति और जीवन रस का दिग्दर्शन कराया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को 3 परिभाषा हो गई। अब आप नई हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, आप समझाना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास अपने आविर्भाव समय से ही काल विभाजन संबंधी विवादों में घिरा रहा है, क्योंकि जब शुरुआत हो रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से इसको शुरू करें। तो ऐसे ही हिंदी के अनोखे विद्वानों और साहित्य इतिहास लेखकों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोणों से इसका विभाजन और नामकरण किया है। इन विद्वानों में सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा होगा, आप यहाँ पे से करेक्ट कीजिएगा, वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि आगे और परिभाषाएं हैं जिसमें डॉक्टर ग्रियर्सन का बहुत बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग है ये वाली, डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन। डॉक्टर ग्रियर्सन द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा इतिहास ग्रंथ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये।
सॉरी स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन। तो डॉक्टर ग्रियर्सन का ये स्टेटमेंट, ये इनकी बुक है, ये इतिहास है इनका, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन का द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें काल विभाजन का स्पष्ट उन्होंने निर्देश इस प्रकार दिया है। किस प्रकार दिया है हम देखते हैं। इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो इसमें आप सब देख सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी के प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर 1600 ईस्वी, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीतिकाल, आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, एंड 18वीं शताब्दी, एंड 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। सॉरी स्टूडेंट। तो आपने ये किसका देखा? ग्रियर्सन का, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे। उसके बाद आपको इस कड़ी में आगे जुड़ते हुए आपको आलोचना भी बतानी होगी। ये हेडिंग आप डालेंगे एक लाइन छोड़ के, ठीक है, एक लाइन स्पेस लेने के बाद। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन न होकर साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों का नामकरण है। अतः ये विभाजन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। बस इतना याद रखना आपको, ये विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। दूसरा पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट विद्वान है मिश्र बंधु का काल विभाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट काल विभाजन है, आपको इनका ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में, इनका ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है। पहले पॉइंट को इन्होंने दो तरीके से बांटा है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले इनके मेन काल पढ़ते हैं, आरंभिक काल। भाग में बांटा कितने? इन्होंने 5 काल विभाजन किए। कैसे? आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। तो हम कह सकते हैं कि मिश्र बंधु ने अपना काल विभाजन 5 चरणों में विभाजित किया है और उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। आरंभिक काल के 2 पॉइंट हैं, क और ख। क में दे रखा है पूर्व आरंभिक काल, जो कि 700 से लेके 1343 विक्रम तक है। दूसरा उत्तर आरंभिक काल, जो कि 1344 से लेके 1444 विक्रम तक है। अब है आरंभिक काल हो गया खत्म, अब है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल बीच का काल, मतलब पूर्व माध्यमिक काल के आगे ही पूर्व लगाइए आप, ठीक है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से लेके 1560 विक्रम तक, और इसी के आगे प्रौढ़ लगा दीजिए तो प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से लेके 1690 विक्रम तक। अब इसी में इनका जोड़ा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलंकृत काल। अलंकृत काल के भी क और ख 2 खंड बनाए, जिसमें पहला वाला चरण जो है पूर्व अलंकृत काल। सिर्फ आपको पूर्व जोड़ देना है इसमें, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आपको याद रहेगा। पूर्व अलंकृत काल 1691 से लेके 1729 विक्रम, और ख है उत्तर अलंकृत काल 1790 से लेके 1889 विक्रम तक। परिवर्तन काल संवत 1890 से लेके 1925 विक्रम तक, और परिवर्तन काल और वर्तमान काल को सिर्फ इनके का 2 ही पॉइंट है, जो 1526 विक्रम से लेकर आध्या विधि तक अब तक, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर आलोचना दे रखी है मिश्र बंधु के बारे में। मतलब हमने पहले इनका काल विभाजन बताया, किसका? ये किसका था? ग्रियर्सन का, है ना। इनके बारे में इनका चरण बताया, उसके बाद हमने इनकी थोड़ी सी आलोचना की। आलोचना मतलब गुण धर्म का विवेचन। ऐसे ही हमने क्या मिश्र बंधु के बारे में बताया यहाँ पे, उसके बाद हमने काल विभाजन बताने के बाद हमने उनकी आलोचना करेंगे। आलोचना में क्या है कि मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन के काल विभाजन से तो अपेक्षाकृत प्रौढ़ है, मतलब कि उससे थोड़ा सा उत्कृष्ट है, ठीक है, परंतु इसमें भी कई दोष हैं, ठीक। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या है? मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश भाषा के साहित्य को हिंदी साहित्य की परिधि में समेट लिया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि अपभ्रंश भाषा के साहित्य को, जो अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य है उसको हिंदी में भी शामिल कर लिया है।
ऐसा इनके बारे में आलोचना है। और दूसरा है अलंकृत काल और परिवर्तन काल नामकरण समीचीन ठीक नहीं है। ठीक है, जो अलंकृत काल विभाजन किया है और जो परिवर्तन किया है वो बहुत अधिक तरीके से ठीक नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब जो पहले वाला पेज जो था वो आपको 1 पेज पर लिखना है। एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखा है हमने, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पर आपको ये वाला पेज लिखना होगा। ठीक है, सेकंड में आपको ग्रियर्सन वाला पेज लिखना होगा। थर्ड पेज आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल ने कैसे काल विभाजन किया देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास का उत्कृष्ट काल किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है, जिसमें उन्होंने काल विभाजन को सर्वथा नवीन रूप का प्रयास किया है। इनका काल विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और सबसे मेन यही है। 4 भागों में इन्होंने पहले विभाजन किया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इस आदिकाल को इन्होंने एक अलग नाम दिया है वीर गाथा काल, क्योंकि वीरता का वर्णन होता था। पूर्व मध्यकाल में क्योंकि भक्ति काल, इसको दूसरा नाम दिया जाता है क्योंकि भक्ति होती थी। उत्तर मध्यकाल में भक्ति का ही एक दूसरा नाम है रीतिकाल, जो बाद के आचार्य इसमें शामिल हुए हैं। और आधुनिक काल जो है जिसको गद्यकाल के नाम से दिया जाता है। अब पहले काल का जो इन्होंने सन बताया है वो 1050 से 1375 विक्रम। दूसरा यानी पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर 1700 विक्रम। तीसरा उत्तर मध्यकाल 1700 से लेकर 1900 विक्रम। और चौथा आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। और इनकी भी यहाँ पे नीचे आलोचना की गई है कि शुक्ल जी ने साहित्य का जो काल विभाजन ठोस आधार पर किया है। प्राय सभी विद्वानों, साहित्यकारों, इतिहासकारों और आलोचकों द्वारा सरल, सुस्पष्ट, संक्षिप्त होने के कारण स्वीकार किया गया है, किंतु इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। कहने का मतलब है इनका सबसे इम्पोर्टेंट इनका काल विभाजन माना गया, क्योंकि वो बाकी के सभी आचार्यों जो सबने लिखा है उनके अकॉर्डिंग सबसे सरल इनका है, सबसे क्लियर भी इनका, सुस्पष्ट भी इनका और संक्षिप्त बहुत छोटा भी इनका है। ठीक है, इसीलिए इसी को सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पॉइंट 1 दे रखा है, शुक्ल जी ने आदिकाल के लिए जो वीर गाथा काल दिया है वह समीचीन नहीं है। मतलब कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो वीर गाथा काल दिया है, तो इनकी एक आलोचना हो गई। दूसरी, पूर्व मध्यकाल में जो भक्तिकाल नाम दिया है, पर आधुनिक अनुसंधान में नवीन सामग्री प्राप्त हो जाने पर पूर्व मध्यकाल को नाम देना समीचीन नहीं है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट काल विभाजन पे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका भी काल विभाजन है। ठीक है, इनका काल विभाजन भी ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कीजिएगा, इनका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, सबसे पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल और पांचवा आधुनिक काल। ठीक है, इसमें 1050 से ये 50 है, कोई प्लीज़ गलत नहीं कीजिएगा, ये 750 1000 विक्रम तक, 1000 से 1375 विक्रम तक, 1075 से 1700 विक्रम तक और 1600 से 1900 विक्रम तक और 1900 से अब तक आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इसकी आलोचना क्या है? डॉक्टर वर्मा की संधि काल की मान्यता अधिकतर तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। कौन सी? ये संधि काल। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, बट बाकी साहित्य को इतने पीछे तक ले जाना उचित नहीं है। और आलोचकों के अनुसार ये बात कही गई है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए। ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। तो ये वाला पेज आपका 3rd पेज हो ही गया कंप्लीट। अब आइए 4th पेज पर। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये आपका 4th पेपर हो जाएगा, मतलब 4th पेज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास का काल विभाजन दे रखा है। इनकी आलोचना नहीं है, तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साथ में इनके डेट भी लिखी हुई है, जो कि आप पढ़ के और इसको एज इट इज़ जैसे नोट्स लिखा हुआ है उसी तरह आप तैयार करेंगे, जो कि आपको आसान रहेगा। ठीक है, अब आइए नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप क्या लिखेंगे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल।
और ये 7वीं से लेके 14वीं, ये सब मत लिखिएगा, बीच की बात है, सिर्फ 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी, बस इतना लिखिएगा। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी, 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी, और 19वीं सदी से लेकर चारों भागों में अब तक। ठीक है, जो अंडरलाइन किया बस वही वही लिखिएगा। और इसको उन्होंने अन्य नाम दिया है पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावाद काल और छायावाद उत्तर काल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये छोड़ दीजिएगा, प्रगति प्रमाण युग और नवलेखन युग, ये छोड़ दीजिएगा। और निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष आ गया, मतलब टॉपिक क्लास हो चुका है। अपनी सरलता, सुबोधता और सुस्पष्टता के कारण आचार्य शुक्ल का विभाजन का है अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, कह सकते हैं आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है, ठीक है, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन जो है उसी वही अधिक महत्वपूर्ण है। आज उसमें संशोधन की आवश्यकता है, न कि आमूल परिवर्तन की। ठीक है, उसको बदलना नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, परिवर्तन की, उसको बदलना नहीं है, बस आमूल चूल परिवर्तन, मतलब बहुत थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं उसके अंदर, और यहाँ आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट आप इसको कॉपी में लिख के दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।